अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तान स्टडीज़ को कवर करने वाले हैं और पाकिस्तान स्टडीज़ की आज हमारी जो है वो क्लास नंबर 20 है। इससे पहले हम 19 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं और हमने पाकिस्तान स्टडीज़ को वन पेपर एग्जाम के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट किया है और हम ऑनवर्ड जो है पोस्ट पार्टीशन के टॉपिक को जो है वो कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अयूब खान के एरा को। आप तमाम स्टूडेंट्स ने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आप जानते हैं कि हमने 1947 से बाद आज़ादी पढ़ना स्टार्ट किया और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन तक हमने डिस्कस किया। पाकिस्तान का पहला आइन हासिल करने में पाकिस्तान को कितनी स्ट्रगल लगी और ये तमाम चीज़ें जो इससे कनेक्टेड थी वो हमने डिस्कस की। अब इस लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये बता दूँ कि अगर आप किसी भी वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी तैयारी के हवाले से डेली बेसिस पे फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्विज और इन्फोग्राफिक्स हासिल करना चाहते हैं या वन पेपर एग्जाम और जॉब की वैकेंसीज से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है और इसको ज्वाइन करने से आप हमारी जो टीम है, जो हमारे स्टूडेंट काउंसलर्स हैं, उनके साथ आप इन टच आ जाते हैं और डेली बेसिस पे अपडेट्स और प्रिपरेटरी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी जो प्लेलिस्ट है जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़ को हमने कवर किया है उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्फोर्स हुआ उस वक्त तक हम चीज़ों को कवर कर चुके थे। अब पाकिस्तान का जो पहला आइन था इसमें पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत था और जो गवर्नमेंट का हेड था वो प्राइम मिनिस्टर था। अब उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो गवर्नर जनरल की, क्योंकि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसने हेड ऑफ द स्टेट का नाम तब्दील करके गवर्नर जनरल से प्रेसिडेंट रख दिया। अब जो प्रेसिडेंट बने वो कौन बने? इस्कंदर मिर्जा बने। इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे तो वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी बन गए। तो इस्कंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 को, ये डेट एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, 7 अक्टूबर 1958 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया और एब्रोगेट करने के बाद उन्होंने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया। अब मार्शल लॉ के हवाले से क्वेश्चन आता है कि पहला मार्शल लॉ जो है वो किसने इम्पोज किया था? तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी पहला मार्शल लॉ तो अयूब खान ने इम्पोज किया था। ऐसा नहीं है, पहला मार्शल लॉ इम्पोज किया था उस वक्त के प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा ने। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया, मनसूख कर दिया और उसके बाद उन्होंने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया और उस वक्त के जो कमांडर इन चीफ थे, जो आर्म फोर्सेस के हेड थे, कमांडर इन चीफ, उनको उन्होंने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। यानी कि उन्होंने ये जो मार्शल लॉ का नफाज किया था इसको चलाने के लिए, जो एडमिनिस्टर करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया वो अयूब खान थे। तो अयूब खान पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और इसके साथ साथ जो अजीज अहमद थे उनको जो है वो डिप्टी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। इसके साथ साथ नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं उनको डिसॉल्व कर दिया गया और तमाम की तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया गया। अब आप जरा सिचुएशन को समझेंगे। पाकिस्तान ने 9 साल की मुशक्कत के बाद अपना आइन हासिल किया और आइन जब नाफिजुल अमल हुआ तो उसके बाद उसको 1958 में 7 अक्टूबर 1958 के अंदर ही इस्कंदर मिर्जा की तरफ से एब्रोगेट किया गया और अयूब खान को, जो कि उस वक्त के कमांडर इन चीफ थे, उनको चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। अब इसी से कनेक्टेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये कि जब अयूब खान चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपने फ़राइज़ सरंजाम देना स्टार्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि ये इस्कंदर मिर्जा साहब क्यों मौजूद हैं, इन्होंने तो अब कुछ भी नहीं करना। तो वो क्या करते हैं कि वो उनको फारिग कर देते हैं। 27 अक्टूबर 1958 को एग्जैक्टली 3 हफ्तों के बाद वो रिमूव कर देते हैं इस्कंदर मिर्जा को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इस ऑफिस से, वो इस ऑफिस से इनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर 1959 को नाफिज कर दिया जाता है। एक एमसीक्यूज अक्सर आप अपने पेपर में देखते हैं कि बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम जो है ये किसने इंपोज किया था, ये किसके दौर में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो स्टूडेंट्स उसको क्रैम कर रहे होते हैं कि अयूब खान ने नाफिज किया था, अयूब खान के दौर में आया था। अब अगर आप इसको समझें कि ये बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम था क्या तो आप बड़े ही आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये सिस्टम अयूब खान के साथ लिंक्ड था। वो इस तरीके से कि आज आप देखते हैं कि इलेक्शंस हों तो आम आवाम जाके अपने नुमाइंदों को डायरेक्ट वोट देती है और फिर आपके वो नुमाइंदे जाके प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर को वोट देते हैं। तो इस तरीके कार से अवाम के नुमाइंदे जाके प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अयूब खान ने एक ऐसा सिस्टम इंपोज किया जिससे आम अवाम अपने डायरेक्ट जो लेजिस्लेटर्स थे उनको सिलेक्ट नहीं कर पाते थे, आम अवाम वोट नहीं दे पाते थे। और आम अवाम किस हद तक वोट देते थे इसको जरा हम समझते हैं। आपने लोकल इलेक्शंस देखे होंगे जिसमें आप काउंसलर्स को वोट देते हैं, फिर वो जाके अपना चेयरमैन बनाते हैं। तो उसी तर्ज के ऊपर ये बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इस वक्त आप एक पिक्चर भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या था? इसमें होता यह था कि जो आम अवाम है, जो पब्लिक है, फॉर एग्जांपल हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं कि ये पब्लिक है, तो ये पब्लिक है, इन्होंने जाके वोट करना होता था। ये वोट बिल्कुल करते थे, लेकिन ये वोट करते थे डेमोक्रेट्स को, ये बेसिक डेमोक्रेट्स को, ये बेसिक डेमोक्रेट्स को वोट करते थे, जो पाकिस्तान में कुल 80,000 थे। अब आप जानते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश भी शामिल था। तो मौजूदा पाकिस्तान जो है इसका नाम वेस्ट पाकिस्तान था। 1 यूनिट की स्कीम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर के अंदर। और जो बांग्लादेश है वो हमारा था जी ईस्ट पाकिस्तान। तो अब 40,000 डेमोक्रेट्स जो है वेस्ट पाकिस्तान में से इलेक्ट होते थे और 40,000 डेमोक्रेट्स जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में से इलेक्ट होते थे। और यही 40,000 और 40,000 मिलकर 80,000 जब बनते थे, तो इन लोगों ने क्या करना था? इन लोगों ने असेंबलीज के लेजिस्लेटर्स को भी वोट देने थे और जाके प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली वोट देना था। तो आपके लेजिस्लेटर्स प्रेसिडेंट को सिलेक्ट नहीं करते। उन्होंने क्या किया? अयूब खान ने कि इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया कि अवाम ने बेसिक डेमोक्रेट्स को वोट देना है। छोटे छोटे इलाकों के अंदर वो काउंसलर्स की तरह के लोग थे जिनका नाम काउंसलर्स नहीं था, बेसिक डेमोक्रेट्स थे, उनको अवाम वोट देते थे। और वो बेसिक डेमोक्रेट्स जो है फिर लेजिस्लेटर जो कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के थे उनको जाके वोट देते थे। और साथ साथ वही बेसिक डेमोक्रेट्स जो 80,000 थे, इन्होंने जाके प्रेसिडेंट को भी वोट देना होता था। और इस तरीके से एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को जो है वोट किया जाता था। तो अगली बार जब आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि जो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो अयूब खान ने इंट्रोड्यूस किया था। 1959 का साल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स थे, इसके हवाले से हमने अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद ये लोकल लेवल पर इलेक्ट होते थे और इसके बाद जो है ये प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटर्स को जो है वो इलेक्ट करते थे। और इसीलिए जो है ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, ये इनडायरेक्ट एक सिस्टम था। अच्छा, उसके बाद आपने एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। उस चीज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम बच्चों को ये बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं जो 1 पेपर नेचर का है, जिसमें 10 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, और आप किसी ऐसी किताब से प्रिपेयर करना चाहते हैं जो आपकी तैयारी में आपको बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट करे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करे, तो आप एलिमेंट्स ऑफ 1 पेपर पर रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ 1 पेपर को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इस वेबसाइट से। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में इसको डिलीवर किया जाता है। और इसके अलावा ये इन शहरों में स्पेसिफिकली हमारे स्टोर्स पर अवेलेबल है। इसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान में किसी भी स्टोर पे जाके आप ये पिक्चर दिखाएंगे तो बासानी आपको ये किताब मिल जाएगी। अब स्क्रीन पर आप एक वीडियो भी देख रहे होंगे। इस वीडियो में इस किताब के फीचर्स को इलैबोरेट किया गया है, एक एक पॉइंट की क्लैरिटी प्रोवाइड की गई है। किताब ओपन करके दिखाया गया है कि इसके अंदर क्या कंटेंट है और ये कंटेंट आपको कैसे फैसिलिटेट करता है। सबसे बड़ी फीचर इस किताब की है कि इस किताब में QR कोड्स भी आते हैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ इन टच होती है। आप किताब से पढ़ें, कोई चीज़ समझ नहीं आती, कहीं पे असिस्टेंस चाहिए तो फौरन हमसे कोऑर्डिनेट करें, हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। मार्केट में कोई ऐसी किताब नहीं है जो डायरेक्टली उस पब्लिशर के साथ, उस रिसर्च टीम के साथ आपको इन टच करे जिस रिसर्च टीम ने उस किताब को बनाया है। उसके बाद हम अपनी स्टोरी को आगे लेके जाते हैं और जब अयूब खान जो है वो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम बनाते हैं और डेमोक्रेट्स के इलेक्शंस भी हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन जो है वो कायम किया जाता है। क्योंकि अब 1956 का आइन जो है वो तो मनसूख हो चुका था और 1958 के अंदर ये मनसूख हुआ था। और अब बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम बना के उन्होंने एक जो है बेसिकली बेस सेट की थी कि अब वो किस तरह का निज़ाम लेके आना चाहते हैं। तो 1960 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। इसकी डेट याद करना ज़रूरी नहीं, लेकिन साल का आपको पता होना चाहिए कि 1960 के अंदर क्या हुआ था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन जो है जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन इसको हेड कर रहे होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो है अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करता है कि मुस्तकबिल में इस मुल्क का आइन कैसा होना चाहिए जिससे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए। एक डिक्टेटर कोशिश कर रहा था कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। तो उसके बाद जो है क्या होता है कि 1962 के अंदर जो नया आइन है उसको प्रोमलगेट किया जाता है। अब प्रोमलगेट का मतलब ये है कि उसको पब्लिक किया जाता है, लोगों को बताया जाता है उस आइन के बारे में कि ये आइन जो है वो अब इन्फोर्स होने वाला है। और उसके बाद 8 जून को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो
है वो केम इनटू फोर्स आता है और मार्शल लॉ जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और अब पाकिस्तान का नया आइन आ जाता है जो पाकिस्तान का दूसरा आइन है 1962 का। तो अब आपको पता होगा कि किस तरीक़ाकार से ये 1962 का आइन जो है नाफिजुल अमल आता है और किन सर्कमस्टांसेस में आता है। अब हम देखते हैं कि ये आइन जो है स्टेट का किस तरह का स्ट्रक्चर प्रपोज करता है। इस आइन के आने के बाद पाकिस्तान किस तरह की स्टेट बन जाती है। तो 1956 के आइन में पाकिस्तान का नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और 1962 के आइन में पाकिस्तान का इनिशियली नाम था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद इसने एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम सदारती निज़ाम हुकूमत को प्रपोज किया। आपको यह पता होना चाहिए कि 1956 का जो आइन था उसके अंदर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था और 1962 का आइन ही पाकिस्तान की तारीख के अंदर वाहिद आइन है जिसके अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट के पास तमाम की तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी। और साथ इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नेशनल असेंबली है वो यूनिकैमरल थी। तो नेशनल लेवल पर जो है जो आपका लेजिस्लेटिव हाउस था वो एक सिंगल हाउस था, यानी कि वहाँ सेनेट का कोई कंसेप्ट नहीं था। आप देखते हैं ना कि सेंटर में आपका जो बेसिकली कानून साज इदारा है उसके दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो यहाँ पर जो है जो हाउस था वो यूनिकैमरल था, यानी कि वहाँ एक ही लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूट था, तो नेशनल असेंबली। और इसी तरीके से प्रोविंसेस के अंदर जो है वो भी यूनिकैमरल नेचर का जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें कायम थी। इसके अलावा आप जानते हैं कि इलेक्शंस इनडायरेक्ट थे और बेसिक डेमोक्रेट्स के थ्रू ये इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे। और इसके अंदर एक प्रोविजन रखी गई 1962 के अंदर, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया कि पहली जो असेंबली इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बन रही है उसके इलेक्शंस 3 साल के अंदर होंगे। तो अगले इलेक्शंस इसी तरीकेकार से प्लान्ड थे 1965 के अंदर। और इन इलेक्शंस का रिजल्ट भी आप जानते हैं कि अयूब वर्सेस फातिमा जना, मोहतरमा फातिमा जना। तो अयूब खान बामुकाबला मोहतरमा फातिमा जना 1965 के इलेक्शन में एक दूसरे के मद्द मुकाबल ये लोग थे। और ये 1965 में इलेक्शंस क्यों हुए थे? क्योंकि 1962 में जब आइन आया तो उसमें प्रोविजन थी कि अगले 3 साल के अंदर इलेक्शन हो गए और जनरली 5 साल के बाद इलेक्शन हुआ करेंगे। अब आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है 1962 के अंदर कि नेशनल असेंबली के इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब ये जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे 1959 के अंदर जो आए थे, इन्हीं की तरफ से वोट दिया जाता है। और उसके बाद 1965 के अंदर सबसे पहले 1965 से पहले 1964 के अंदर क्या होता है कि जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे सबसे पहले उनके इलेक्शंस होते हैं। तो हमने देखा कि 62 के अंदर आइन आया, 62 के अंदर जब आइन आया तो उसके बाद असेंबली के सबसे पहले इलेक्शन करवाए गए। तो उन लेजिस्लेटर्स को वोट देने वाले कौन थे? बेसिक डेमोक्रेट्स थे, जिनको लोगों ने वोट दिया हुआ था। और उसके बाद 1964 के अंदर दोबारा से इलेक्शंस करवाए गए, किसके? बेसिक डेमोक्रेट्स के। तो बेसिक डेमोक्रेट्स के 1964 के इलेक्शंस हुए और उसके बाद 1965 में इलेक्शन हुआ अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जना के दरमियान। और जिसको बेसिकली जो है अयूब खान जीत जाते हैं 1965 के अंदर और मोहतरमा फातिमा जना जो है ये इलेक्शन हार जाती हैं। और इसके बाद फौरन ही जो है वो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस दोबारा से होते हैं। तो यहां आप एक चीज नोट करें कि 1962 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आया तो असेंबली के इलेक्शंस हुए। उसके बाद 1964 के अंदर बेसिक डेमोक्रेट्स के इलेक्शन हुए और 1965 के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए। और उसी साल 1965 के अंदर जो आपकी असेंबलीज थी नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर, उनके भी इलेक्शंस हुए और उनको भी वोट कास्ट किया बेसिक डेमोक्रेट्स ने। तो यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। उसके बाद जो 1965 के अंदर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी। तो इसका आगाज कश्मीर से होता है कि कश्मीर में जो है वो एक टेंशन क्रिएट होती है और वो टेंशन बढ़ती बढ़ती इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरफ आ जाती है कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स हैं उन बॉर्डर्स को दोनों फोर्सेस क्रॉस करना स्टार्ट कर देती हैं। और ये होता है 6 सितंबर 1965 को। और 6 सितंबर को ही इमरजेंसी इंपोज कर दी जाती है अयूब खान की तरफ से। और उसके बाद ये जो जंग है ये सितंबर में ही एंड हो जाती है एक सीज फायर की वजह से, जो यूएन की तरफ से स्पॉन्सर्ड था। यूएन की रिक्वेस्ट पर जो है ये जंग रोक दी जाती है। और उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट होता है जिसको हम ताशकंद डिक्लेरेशन के हवाले से जानते हैं। आपने अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू सुना होगा कि ताशकंद एग्रीमेंट जो है वो कब साइन हुआ, कहां पर साइन हुआ। तो स्टूडेंट्स उसको क्रैम कर रहे होते हैं कि डेट कैसे याद होगी। जब आप तमाम इवेंट्स को सीक्वेंस में पढ़ रहे होंगे कि 6 सितंबर को ये जंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरफ आई है, सितंबर के महीने में ही जो है इस जंग को सीज फायर की तरफ लेके जाया जाता है यूएन की तरफ। और उसके बाद 4 से 10
जनवरी के दरमियान 1966 के साल में, यानी कि अगला साल जैसे ही स्टार्ट होता है, क्योंकि सितंबर का ये इवेंट है, तो उसके बाद कुछ ही महीनों बाद 1965 का साल खत्म हो जाता है और 1966 स्टार्ट होता है। तो 1966 4 जनवरी से 10 जनवरी के दरमियान ये पीस टॉक्स चलती हैं और ये सोवियत यूनियन के जो शहर है ताशकंद, वहां पर जो है वो ये पीस टॉक्स चलती हैं और इस वक्त ये शहर जो है उज़्बेकिस्तान के अंदर मौजूद है। उज़्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वो ताशकंद है। अब अगर एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछा जाए कि ये जो ताशकंद पैक्ट है ये बेसिकली कब हुआ, तो ये ताशकंद पैक्ट जो है 10 जनवरी को साइन हुआ था। 10 जनवरी को ये साइन हुआ था और आपको पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था। ये बेसिकली 10 जनवरी को 1966 के ईयर में हुआ था और कहां पर हुआ था, सोवियत यूनियन के शहर ताशकंद के अंदर हुआ था। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे जी अयूब खान और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि ताशकंद पैक्ट के अंदर इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो लाल बहादुर शास्त्री उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसी तरीके से जो है इस पूरे पैक्ट को मीडिएट करने वाली पर्सनैलिटी सोवियत के प्रीमियर थे एलेक्स कोसाइजिन, जो है इसको मीडिएट कर रहे थे इन तमाम नेगोशिएशंस को और इनका बड़ा किरदार था इस पीस पैक्ट के अंदर। तो ये ताशकंद डिक्लेरेशन जो है इसकी डेट भी आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। जो चीजें एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं। इसी तरीके से इस डिक्लेरेशन की बेसिस पे दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे का जितना भी रकबा उन्होंने जो है उसके अंदर उन्होंने एक्सपेंशन की हुई थी इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर, तो वो अपनी दोबारा से प्रीवियस पोजीशन पर चले जाते हैं। इसमें ये एग्री होता है कि दोनों में से अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने इंडिया का रकबा एक्वायर किया हुआ है तो वो उसको छोड़ देगा और इंडिया ने अगर पाकिस्तान का कोई रकबा उस पर कब्जा किया हुआ है तो वो भी उसको छोड़ के दोबारा से प्रीवियस पोजीशन पर इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ लौट जाएंगे। ये जो है ना ताशकंद डिक्लेरेशन के अंदर बात हुई थी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और एक ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से जानते हैं वो मार्ज़े वजूद में आती है। होता यह है कि इस पूरे डेलीगेशन का एक पार्ट होते हैं, कौन होते हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो, जो कि अयूब के फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं। वो डिसएग्री करते हैं इस पैक्ट की, इस डिक्लेरेशन की कुछ टर्म्स से और वो कहते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो है वो दूरी आना स्टार्ट हो जाती है और अयूब खान को जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो एज अ फॉरेन मिनिस्टर छोड़ देते हैं, उनसे अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं और देखते ही देखते उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पे वो उनके सामने आ जाते हैं और साथ साथ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी रख देते हैं। देखिए 1966 के साल के अंदर ये सब हुआ और 1967 के अंदर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 नवंबर की तारीख एसोसिएट होती है इसकी फॉर्मेशन से। ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी फॉर्मेशन कब हुई है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका लिंक है पाकिस्तान के तारीख के साथ और पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली ताशकंद डिक्लेरेशन से पैदा होने वाले डिसएग्रीमेंट्स के बाद बनाई जाती है और जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है अब वो इमर्ज होते हैं एक पॉलिटिकल ओपोनेंट के तौर पे अयूब खान के। अयूब खान की हुकूमत जो है वो क्लेम कर रही होती है कि तरक्की है, खुशहाली है और खुशहाली और तरक्की जो गवर्नमेंट की तरफ से क्लेम की जाती है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही होती, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं। इनिशियली ये स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं और देखते ही देखते ये एंटी अयूब मूवमेंट का दर्जा इख्तियार कर लेते हैं और इसको मुख्तलिफ लोग जिसमें वर्कर्स भी थे, स्टूडेंट्स भी थे और अपोजिशन पार्टीज भी थी, ये इसको जो है वो ज्वाइन कर लेती हैं और गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। इसी तरीके से ये सारी बातें थी वेस्ट पाकिस्तान की जो मौजूदा पाकिस्तान है, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लेके मुख्तलिफ किस्म के जज्बात उभरने लगते हैं और जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाता है और ये नेशनल लेवल पर प्रोटेस्ट जो है वो अब फैलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अयूब खान के लिए अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना और अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अयूब खान कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की निगोशिएशन की जाए तमाम ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और जितने भी लोग इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, लेकिन ये निगोशिएशंस जो है वो नाकाम रहती हैं और फाइनली 1969 के अंदर अयूब खान अनाउंस करते हैं कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है कंटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 1965 में अगर इलेक्शंस हुए थे तो अब 5 साल के बाद 1970 के अंदर इलेक्शंस होने थे। आप तमाम स्टूडेंट्स को मैंने बताया कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बताया गया था कि पहले इलेक्शंस 1965 में होंगे 3 साल के बाद और उसके बाद हर 5 साल के बाद इलेक्शन हुआ करेंगे। तो 1970 में इलेक्शन होने थे तो अयूब खान ने अनाउंस कर दिया कि अब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सिचुएशन मजीद जो है वो बदतर होती जा रही थी। इस वजह से उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिया 25 मार्च
मार्च 1969 को। तो ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती है। अगर एग्जैक्ट डेट ना भी याद रहे तो साल ज़रूर आपको याद होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो पावर्स जो है वो एक और मिलिट्री डिक्टेटर के हवाले कर देते हैं और जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान जो है वो पावर्स को टेक ओवर कर लेते हैं और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को वो एब्रोगेट कर देते हैं। अब पाकिस्तान का दूसरा आइन मनसूख हो रहा है। किसकी तरफ से मनसूख हो रहा है? जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान की तरफ से, और मार्शल लॉ दोबारा से इंपोज कर दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि सेकंड मार्शल लॉ किसकी तरफ से इंपोज किया गया था, तो सेकंड मार्शल लॉ बेसिकली इंपोज किया गया था जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान की तरफ से, और पहला मार्शल लॉ इंपोज किया गया था सिकंदर मिर्जा की तरफ से। तो उसके बाद 62 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो जाता है और इसके अलावा नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं याह्या। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने अयूब खान के टेन्योर को डिस्कस किया। 1956 से ऑनवर्ड हमने पढ़ना स्टार्ट किया और तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को एक क्रोनोलॉजी में हमने डिस्कस किया। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो आप हमसे इन टच आ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन के हवाले से कंसर्न हो तो एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर पे भी आप रिलाई कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे किसी प्रिपरेटरी बैच का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी टीम से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ साथ मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इनकरेज करूंगा कि आप इस स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसको ज्वाइन करना फ्री भी है और साथ साथ आप तमाम बच्चों को यहाँ पर हम अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल जा रही है। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो सिर्फ एक काम आपने करना है कि इन लेक्चर्स को बाकी कैंडिडेट्स के साथ, बाकी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।